दोस्तों कई दिनों से आपने इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में चल रही जंग के बारे में तो सुना ही होगा, देखा भी होगा। ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं कि काफी सारे इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब में ऑलरेडी मिल ही रहा है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच क्या चल रहा है कि देखते वक्त आपने पैलेस्टीन लोगों ने हाथ में पकड़े हुए इस झंडे को देख के आपने इससे पहले अगर कोई मध्य प्राच्य के इतर देशों के कई झंडे देखे हो तो ऐसा ही झंडा आपने किसी और देश के झंडे के रूप में देखा हुआ याद आपको आ सकता है। और अगर आप इसके बारे में थोड़े ढूंढने लगोगे तो जॉर्डन देश के झंडे में और पैलेस्टीन देश के झंडे में अंतर सिर्फ एक सितारे का ही है करके आपको पता चलता है। और एक गूगल की आदत यह है कि अगर आप इससे एक पूछोगे तो ये आपको 4 बताएगा। और ऐसे वक्त अगर आपके सामने कहीं इस इराक, सीरिया, इजिप्ट और यमन देश के झंडे कहीं एक साथ आ गए तो आप एक बार आश्चर्य रह जाओगे, क्योंकि इन चारों देशों के झंडे में कितना फर्क है ये आप ही एक बार थोड़ा देख लीजिए। ऐसे स्थिति में आपके मन में कुछ सवाल तो आएंगे ही। इन देशों के झंडे एक ही तरह क्यों हैं? इन्होंने अलग अलग रंगों के या विन्यास के झंडे क्यों नहीं बनाए? इनमें से ओरिजिनल झंडा किसका है और उसे कॉपी किसने किया है? आदि 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 सवाल। अगर आप इसका जवाब ढूंढते जाओगे तो 100 साल पहले हुए अरब महासंग्राम या द ग्रेट अरब रिवॉल्ट को भी, इन झंडों के रंग और विन्यास को भी एक कनेक्शन है कि आपको पता चलता है। लेकिन अरबों ने ये जंग क्यों लड़ी थी, किसके खिलाफ लड़ी थी, इस जंग को और इन रंगों को क्या संबंध है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने इस ओटोमन एम्पायर के बारे में तो सुना ही होगा। ओटोमन एम्पायर मध्य प्राच्य में लगभग 500 से 600 साल तक शासन करने वाला साम्राज्य था। ये साम्राज्य उत्तर के बल्गेरिया और टर्की से लेकर दक्षिण में इजिप्ट और यमन तक फैला हुआ था। 500 से 600 साल तक शासन किया हुआ साम्राज्य के बारे में बताने जाऊंगा तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं उतना कुछ खोदने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं सीधे 20वीं सदी की शुरुआत पे आता हूँ। ओटोमन साम्राज्य में कई तरह के समुदाय के लोग रहते थे। उनमें तुर्की, अरब, यहूदी, अल्बेनियंस, अर्मेनियंस, ग्रीक, बल्गेरियंस, सर्बियंस और वलाचियंस भी थे। इन सब में से ओटोमन तुर्कियों का प्रभाव सबसे ज्यादा था। ओटोमन साम्राज्य में इन सारे समुदाय द्वारा राष्ट्रवाद का पुकार सुनाई दे रहा था। और ओटोमन तुर्कियों ने तो यूरोप जैसे ओटोमन एम्पायर में भी संविधानबद्ध अधिकार जारी करने के लिए सुल्तान के ऊपर दबाव डाल दिया था, और यह संविधान जारी भी हुआ था। ओटोमन साम्राज्य में तुर्कियों के बाद सबसे बड़ा समुदाय था इन अरबों का। इन अरबों को अपनी अरब भाषा और संस्कृति ओटोमन तुर्कियों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है करके पता चलता है। इसीलिए वो इस संविधान को रद्द करके सुल्तान से अपना राजाधिपत्य का शासन को ही जारी करने के लिए मांग रखते हैं। इससे बाकी ओटोमन नायकों की आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसे ओटोमन साम्राज्य के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती हैं। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, तब ब्लैक सी के कोस्ट पे रहने वाले रशियन के ऊपर आक्रमण करके ओटोमन एम्पायर भी जर्मनी के पक्ष में वर्ल्ड वॉर में घुस जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी और ओटोमन एक तरफ तो ब्रिटिश, फ्रेंच और रशियन दूसरी तरफ है। ओटोमन साम्राज्य में रहने वाले अरब बाकी ओटोमनियों से असहमत है कि ब्रिटिश और फ्रेंच के ध्यान में रहता है। इसीलिए सारे अरबों को ओटोमन के खिलाफ जंग शुरू करने के लिए सूचना देते हैं, और इसके फलस्वरूप में एक प्रत्येक और स्वतंत्र अरब राष्ट्र का निर्माण करने का वादा करते हैं, और अरबों को अपने जंग में लगने वाली सारे हथियारों और शस्त्रों का प्रदान करते हैं। वहीं से शुरू होता है द ग्रेट अरब रिवॉल्ट। इसके पहले अरबों ने ऐसे एक साथ संगठित होकर कभी भी दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई की ही नहीं थी, और इस जंग में अरबों की मदद के लिए ब्रिटिश मिलिट्री भी आकर उनका साथ देती है। इस युद्ध में अरब अपने सेना के झंडे के रूप में लाल, हरा, सफेद और काला रंग से बना इस झंडे को लेते हैं। इन रंगों का मतलब ये है कि लाल हाशेमाइट साम्राज्य का पहचान है, ये स्वतंत्रता के लिए अरबी लोगों ने बहाई हुई खून की निशानी है। सफेद उमायद साम्राज्य का पहचान है, ये शांति और शुद्धता का प्रतीक है। हरा फातिमीड साम्राज्य का पहचान है, ये अरेबिया की धरती का उपजाऊपन का संकेत है। और काला अब्बासिड साम्राज्य का संकेत है, ये अरबों के ऊपर हुई उत्पीड़न का पहचान है। इन चारों रंगों को नए अरब राष्ट्र के रंग के ही पहचाना जाता है। ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ अरबों की ये जंग जून 1916 से अक्टूबर 1918 तक लगातार चलती है। नवंबर 1918 में जब जर्मन और ओटोमन का मित्रकूट प्रथम विश्व युद्ध में हार मान जाता है, तब अरब अपने जीत का झंडा लहराते हैं। विश्व युद्ध से मिली हुई हार और अरबों के हाथ से मिली हुई हार दोनों मध्य प्राच्य में 500 से 600 साल तक शासन किया हुआ ओटोमन साम्राज्य का अवनति का कारण बन जाता है। अब क्या दुनिया में एक नया अरब राष्ट्र स्थापित होने वाला ही था, तब ब्रिटिश और फ्रेंच गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं।
26 मई 1908 को ब्रिटिशों ने पर्शिया यानी आज के ईरान में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल का अन्वेषण किया था और मध्य प्राच्य के इन रेगिस्तानों में कच्चा तेल का आवास है करके अंदाजा लगाया गया था और इस कच्चा तेल के उत्पन्न पेट्रोल और डीजल को भविष्य में काफी बड़ी मांग है करके यूरोपियंस को अच्छी तरह से पता था। इसीलिए इन अरब प्रांतों को ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में बांट लेते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक संकट में आ जाता है और विश्व संस्था भी यूरोपियों ने कब्जा किए हुए प्रदेशों को छोड़कर लौटने के लिए सूचित करती है। इसके चलते चलते ब्रिटेन अपने सोने की चिड़िया कहने वाले भारत को ही छोड़कर चला जाता है, लेकिन मध्य प्राच्य के इन प्रदेशों को नहीं छोड़ता। फ्रांस अपने कब्जे में रहने वाले इराक और सीरिया को जल्दी ही आजाद करता है, लेकिन ब्रिटेन धीरे धीरे करके एक एक प्रदेशों को ही छोड़ता जाता है। जब 1948 में पैलेस्टीन की जमीन को छोड़ दिया तो वहां पर जूस के लिए इजराइल देश का रचना करके देते हैं। इजराइल के स्थापना से पड़ोसी अरब नाखुश थे, इसीलिए इनके बीच धरती के लिए जंग होने लगती है। इससे ब्रिटिशों को अपने अधीन में रहने वाले अरब प्रांतियों को और भी कुछ समय तक पकड़ में रखने के लिए एक अच्छा अवसर मिलता है। ऐसे पूरे मध्य प्राच्य को धीरे धीरे करके छोड़ने के लिए ब्रिटेन 1971 तक का वक्त लगाता है। छोटे छोटे करके आजाद हुए ये सारे देश अपना ही सरकार बनाकर खुद का देश बनाते हैं और अपने देश के झंडे को इसी मूल अरब झंडे के रंग और विन्यास की तरह ही बनाते हैं। ऐसे जो मध्य प्राच्य का प्रदेश जो सिर्फ एक अरब देश बनना चाहिए था, वो आज 10-12 अलग अलग देश बन चुका है। और भारत के साथ व्यापार करने वाले यूरोपियों को ये ओटोमन एम्पायर कैसे मुसीबत खड़ा करता था? यूरोपियों ने भारत आने के लिए जलमार्ग का अन्वेषण क्यों किया और कैसे किया? ओटोमन साम्राज्य में रहने वाले यहूदी लोग वहां छोड़कर यूरोप में जाके क्यों बसने लगते हैं? जर्मनी में रहने वाले 90% यहूदियों को मारकर पूरे यहूदी खानदान को संहार करने के लिए हिटलर क्यों चला था? यूरोप से वापस आए यहूदी इजराइल देश की स्थापना करते वक्त अपने पड़ोसी अरब देशों के साथ वैरी क्यों बन जाते हैं? आज भी इजराइल एक संघर्ष की भूमि बनकर क्यों रह गया है? इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपको इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दूसरों के साथ भी शेयर करना। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। बाय।